ठीक है। आज हम जो टेक्निक पढ़ रहे हैं, उस टेक्निक का जो नाम है पीसीआर तकनीक या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं पीसीआर टेक्निक। कौन सी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सी टेक्निक बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। इस देखो मैंने भी बताया कि पीसीआर जो तकनीक जो होती है इसका उपयोग किसके लिए होता है? डीएनए की कॉपियां या प्रतियां बनाने के लिए, यानी एक तरह से डीएनए की फोटो कॉपी करने की मशीन है। कैसी है ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल गौरव के डीएनए लिया, अगर इसकी करोड़ प्रतियां बनानी है तो हम कौन सी टेक्निक काम में लेंगे? पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। देखो इस टेक्निक की खोज की गई थी कैरी मोलिस के द्वारा। किसके द्वारा? कैरी मोलिस के द्वारा की गई थी। ठीक है। अब जो पीसीआर जो तकनीक जो होती है, इसकी खोज कैरी मोलिस के द्वारा की गई। इस तकनीक के द्वारा डीएनए के टुकड़ों या खंडों की कुछ ही समय में करोड़ों प्रतियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है। और ये जो टेक्निक जो होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न होती है। और इस टेक्निक को हम एक आरेख के द्वारा समझेंगे। एक आरेख है उसके द्वारा समझेंगे। ठीक है। डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती है? 2। ठीक है। गौरव 2 ही होती है ना? अच्छा देखो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पाई जाती है और हम ये भी जानते हैं डीएनए का एक सिरा 3 डैश होता है, एक 5 डैश सिरा होता है और दोनों सिरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े होते हैं, अर्थात 5 डैश के विपरीत कौन सा रहेगा? 3 डैश। कैसा डीएनए ये? द्विसूत्रीय। कैसा ये? द्विसूत्रीय डीएनए। समझ गए द्विसूत्रीय का मतलब? तो अरे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, कितनी है? 2। ठीक है। अब ये जो इसके जो स्टेप है, पहला स्टेप है, इसको बोलते हैं विकृतीकरण। क्या बोलते हैं? विकृतीकरण। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? विकृतीकरण बोलेंगे। ठीक है। यानी पीसीआर टेक्निक का पहला स्टेप है विकृतीकरण। देखो अभी क्या है, इसको एक एक को समझाते हैं। पहले मैं इसको डायग्राम बना देता हूँ फिर समझ आता हूँ।
देखो इसको समझते हैं, कितने पीसीआर जो टेक्निक है कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में। कितने चरणों में है? 3 चरणों में। ये तो हमें पता है। पीसीआर के द्वारा हम क्या बनाते हैं? डीएनए के खंड की करोड़ों प्रतियां बना लेते हैं, यही होता है। ठीक है, अब जो पीसीआर जो टेक्निक है इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं? डीएनए की करोड़ों प्रतियां बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं? डीएनए की करोड़ों प्रतियां बनाती हैं। इसको देखते हैं, देखो कितने चरणों में संपन्न होता है? ये 3 चरणों में संपन्न होता है। पहले है क्या? विकर्तीकरण, तापानुशीतलन, और तीसरा चरण क्या है? प्रसार। समझ गए? और डीएनए कैसा होता है? द्विसूत्री। कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है? 2। ठीक है, पहले समझते हैं विकर्तीकरण में क्या होता है। इसमें देखो, इस चरण में, कौन से में? विकर्तीकरण। देखो इस चरण में क्या होता है कि द्विसूत्री डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है, जिसके कारण डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो चेन या जो श्रृंखला होती है एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? अलग। क्या हो जाएंगी? ये अलग हो जाएंगे। देखो अलग हो गई नहीं? देखो विकर्तीकरण का मतलब क्या होगा कि इस चरण में द्विसूत्री डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जिसके कारण डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं क्या होंगी? एक दूसरे अलग हो गई, और इसे क्या बोल देते हैं? विकर्तीकरण। क्या कहते हैं इसको? विकर्तीकरण। पहला स्टेप में हो गया, यही होता है। दूसरा स्टेप कौन सा है? तापानुशीतलन। कौन सा स्टेप है दूसरा? तापानुशीतलन। देखो तापानुशीतलन में क्या होता है? इस चरण में अलग हुए डीएनए के रज्जु, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? रज्जु। क्या? रज्जु। समझ रहे ना? यानी इस चरण में क्या होगा? इस चरण में अलग हुए डीएनए के रज्जु या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है। दोनों अलग हो रही है ना, उनको क्या किया गया? निम्न ताप पर ठंडा किया गया। ठीक है, इसके बाद इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के साथ डीएनए के छोटे खंड जुड़ जाते हैं, जिनको क्या बोल देते हैं? प्राइमर। क्या बोल देते हैं उनको? प्राइमर। पहले क्या गया? डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को क्या किया? निम्न ताप पर ठंडा किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि इन डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के साथ डीएनए के छोटे खंड या टुकड़े जोड़े गए, जिसे क्या बोल देते हैं? प्राइमर। ठीक है, यानी इसमें क्या कहा? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को पहले ठंडा किया गया और उसके बाद क्या जोड़ दिया गया इनके साथ? प्राइमर, अर्थात डीएनए के छोटे टुकड़े या खंड जोड़ दिए गए। अब तीसरा चरण कौन सा? पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कौन सा? ये हो गया प्रसार। प्रसार में क्या होता? प्रसार का मतलब होता है फैलाना या बढ़ाना, ये होता है। अब देखते हैं, देखो इस चरण में, कौन से में? प्रसार में। इस चरण में डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के साथ जुड़े हुए प्राइमरों का प्रसार किया जाता है, अर्थात इनको बढ़ाया जाता है। इसको ऐसे बढ़ा दिया और इसको क्या करके ऐसे, ये कंडीशन हो गई, यानी बढ़ गए तो कैसे? ये संरचना बन गई ना ऐसे। प्रसार में क्या किया गया? इस चरण में डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के साथ जुड़े हुए प्राइमर का प्रसार किया जाता है। इसको फैलाकर कहां तक ले आए? यहाँ तक बन गई है। इसको फैलाकर कहां तक ले गए? यहाँ तक ले आए, हो गया प्रसार। किसकी उपस्थिति में होता है प्रसार? एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम व डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड एक पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति में प्रसार होता है। किसकी उपस्थिति में बढ़ते हैं? ये एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम व डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड एक पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति में बढ़ते हैं। बढ़ गए, ठीक है। यानी उपरोक्त जो क्रियाएं 30 चक्रों तक दोहराई जाती है। ऐसा कितनी बार किया जाता है? ये 30 चक्रों तक उपरोक्त प्रक्रियाएं ये, यानी विकर्तीकरण, तापानुशीतलन और प्रसार कितने चक्रों तक दोहराई जाती है? 30 चक्रों तक दोहराई जाती है, जिसके कारण डीएनए के लगभग 1 बिलियन खंड बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं ऐसे? डीएनए के 1 बिलियन खंड बन जाते हैं। समझ में आया तक? अरे ऐसी आना कितना सीधा है। विकर्तीकरण में क्या किया गया? क्या किया गया कितना? किसको गर्म किया गया? हाँ, ठीक है। जतिन किसको गर्म किया गया? कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर?
कितने पर? ठीक है, 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया गया, जिसके कारण क्या होता है रज्जू? गौरव क्या होगा? अरे डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी? एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, और इसे क्या बोल देंगे? विकृतीकरण। और तापानुशीतलन में क्या किया गया? जो डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग हुई हैं, उनको निम्न ताप पर ठंडा किया गया। ठीक है, और ठंडा करके उनके साथ प्राइमर जोड़ दिए गए, अर्थात डीएनए के छोटे टुकड़े जोड़ दिए गए। फिर तीसरी स्टेप कौन सा है? प्रसार। कौन सा है? प्रसार। ठीक है, देखो डीएनए के प्राइमरों का एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड की उपस्थिति में प्रसार किया जाता है, यानी इनका आकार बढ़ाया जाता है। उपरोक्त प्रक्रियाएं यानी तीनों चरण 30 बार दोहराए जाते हैं। कितने चक्र तक? जिसके कारण लगभग 1 बिलियन डीएनए के खंड बन जाते हैं। ठीक है, कितने बिलियन? लगभग 1 बिलियन डीएनए के खंड बन जाते हैं। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ ना? ठीक है, एक टॉपिक और है जीनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी देखो, पहले देखो, किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के क्लोनिंग खंडों को एकत्रित करना। किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के क्लोनिंग खंडों को एकत्रित करना जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाती है। मैंने एक शब्द बोला, किसी जीव के संपूर्ण जीनोम। जीनोम का मतलब समझो, किसी जीव के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? जीनोम। जैसे उमेश के अगुणित जो गुणसूत्र है ना, सारे अगुणित गुणसूत्र, उनको क्या बोलेंगे? जीनोम। उनकी कॉपी बनाकर जब एकत्रित कर लेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? जीनोमिक लाइब्रेरी। समझ गए? किसी जीव, ये क्या कहता है? किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के क्लोनिंग खंडों को एकत्रित करना क्या कहलाएगा? जीनोमिक लाइब्रेरी। और जीनोम किसको बोलते हैं? किसी जीव के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को क्या बोलेंगे? जीनोम। जैसे किसी व्यक्ति के अगुणित गुणसूत्र निकालिए, उनकी कॉपी बनाई, गौरव के भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है? इसके अगुणित गुणसूत्र निकाले और उनकी क्या बना ली? कॉपी, यानी उनके समान ही नए अगुणित गुणसूत्र बना लिए और फिर उनको हम एकत्रित कर लिए, तो क्या कहलाएगी वो? जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या कहलाएगी? जीनोमिक लाइब्रेरी। अब एकत्रित करने की तो विधि है, दाता कोशिका का संपूर्ण जीनोम, यानी नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम,
संपूर्ण जीनोम किसको बोला? अरे अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। दाता कोशिका में मनुष्य में कितनी होती है टोटल क्रोमोसोम अंकिता? गुणसूत्र कितने हैं? 46। पागल, 46 है ना, तो अगुणित कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक है, 23 को किससे? 23 दाता कोशिका का संपूर्ण जीन यानी कितने? 23 गुणसूत्र। पहले इस लिख रखा है 23 गुणसूत्र क्या होता है? डीएनए के पार्ट होते हैं, वो डीएनए होते हैं। क्या होते हैं? ये डीएनए के पार्ट होते हैं। उसमें से क्या लेंगे? एक डीएनए का टुकड़ा लेंगे। दाता कोशिका से क्या लेंगे? एक डीएनए का टुकड़ा लेंगे, उसको किसके साथ जोड़ देंगे? वहां। किसके साथ जोड़ेंगे? वहां। वह डीएनए जो किसी अन्य कोशिका के डीएनए को परपोषी कोशिका में ट्रांसफर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वहां। जैसे फॉर एग्जाम्पल उमेश के डीएनए की कॉपी बनानी है और उसको हम किसी दूसरी परपोषी कोशिका, जनरली परपोषी कोशिका के लिए जीवाणु कोशिका काम में लेते हैं। कौन सी? जीवाणु कोशिका, क्योंकि जीवाणु कोशिका की कॉपी बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जैसे उमेश के डीएनए की हमने कॉपी बनानी है, ठीक है, तो उसको वाहक डीएनए के साथ जोड़ेंगे। ऐसा डीएनए जो किसी डीएनए को परपोषी कोशिका में डाल दे, उसको क्या बोलेंगे? वाहक। जब वाहक डीएनए और मुख्य डीएनए जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? पुनर्युगल डीएनए। क्या बोलेंगे उसको? पुनर्युगल डीएनए। बन गया पुनर्युगल। पहले हमने दाता कोशिका से डीएनए लिया, उसको वाहक के साथ जोड़ दिया, जब इन दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? पुनर्युगल डीएनए। अब हम इस डीएनए की कॉपी बनानी है तो क्या करेंगे? उसको परपोषी कोशिका, मैंने यहाँ पे दाता लिख दिया, क्या आना चाहिए? परपोषी कोशिका में डाल देंगे पुनर्युगल डीएनए। जब परपोषी कोशिका में डालेंगे तो परपोषी कोशिका में क्या होगा? इस डीएनए की कॉपियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी। इस डीएनए की क्या? कॉपियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी। बहुलीकरण का मतलब इसकी कॉपियां बनना प्रारंभ हो जाएंगी। अब जब कॉपी बहुत सारी बन गई ना, बहुत सारी कॉपियां बन गई, अब प्रोब के साथ इन कॉपियों को प्रोब के साथ जोड़ा जाता है। बहुत सारे डीएनए के खंड बन गए ना, अब उनको प्रोब के साथ जोड़ा जाता है। प्रोब के साथ जोड़कर जीनोम, बहुत सारे डीएनए को, प्रोब का मतलब वे डीएनए के खंड, प्रोब का मतलब समझना वे डीएनए के खंड जो वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों की पहचान करते हैं, उनको क्या बोलेंगे? प्रोब। यानी डीएनए के बहुत सारे खंड बन गए, लेकिन अच्छे गुणों वाले डीएनए के खंड कितने बने, उनकी पहचान कौन करेगा? प्रोब। बहुत सारे डीएनए के खंड बन गए, उनमें प्रोब डाल देते हैं। प्रोब उनके साथ जुड़कर यानी अच्छे जीन युक्त डीएनए खंड की पहचान कर लेगा। उसके बाद यानी कह रहा है पहले प्रोब डालेंगे, प्रोब किसकी पहचान करेगा? जीनोम की, यानी अच्छी जीन युक्त डीएनए खंड की पहचान करेगा। इसके बाद इन जीनोम को एकत्रित कर लेंगे और उसको क्या बोल देते हैं? जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे उसको? जीनोमिक लाइब्रेरी। पहले दाता कोशिका से जीनोम लेंगे यानी अगुणित गुणसूत्र लेंगे, वो भी डीएनए होते हैं, ठीक है। उनमें से भी एक वांछित जीन युक्त डीएनए का एक ही टुकड़ा लेंगे, एक डीएनए का खंड देगा दाता कोशिका का संपूर्ण डीएनए, संपूर्ण जीनोम यानी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। उन अगुणित गुणसूत्रों में भी क्या वांछित जीन युक्त डीएनए खंड लेंगे। अच्छा, वांछित जीन का मतलब होगा अच्छा डीएनए खंड लेंगे, वहां के साथ जोड़ेंगे, क्या बन गया? पुनर्युगल। इसको किस में डालेंगे? परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिका जो ये डीएनए का खंड है, इसकी कॉपियां बनाएंगे, बहुत सारी कॉपियां बना देंगे। कॉपियों को पहचानने के लिए क्या करते हैं? इस प्रोब के साथ संकरण करवाया जाता है और उसके बाद जीनोम की पहचान करके उसको एकत्रित कर लिया जाता है। ये क्या है? जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, समझ में आया जीनोमिक लाइब्रेरी?